हाँ बेटा, देखो द क्वेश्चन वाज के हमारे पास एक ये एफसीसी लैटिस है और इस एफसीसी लैटिस में हमने कुछ एटम्स को प्लेस किया हुआ है। लेट सपोज के ए एटम ने सीसीपी बनाया है, या चलिए अभी तो सीसीपी की बात हमने नहीं की। लेट सपोज के ए एटम ने एफसीसी बनाया है, सपोज करते हैं कि ए एटम एफसीसी बना रहा है और बी एटम ऑल द टीवी है एंड सी एटम ऑल द ओवी है, राइट। एंड वी रिमूव all the atoms from one of the body diagonal plane, one of the body diagonal plane, one of the body, क्या हो रहा है, तो ये रहा हमारे पास बॉडी डायगोनल प्लेन। और इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं बेटा, ये हमने हाईलाइट कर दिया इसको। एंड दिस इज व्हाट द बॉडी डायगोनल प्लेन, ऐसे ये बॉडी डायगोनल हमारे पास प्लेन है। ठीक, अब इस बॉडी डायगोनल प्लेन में हमें एटम रिमूव कर देने हैं। एटम रिमूव करने हैं तो हमें देखना होगा कि एटम कहाँ कहाँ से रिमूव हो रहे हैं या हो सकते हैं इस केस में। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एटम रिमूव होने के लिए हैं वो एटम हमारे पास है, ये जो हमने प्लेन बनाया है यहाँ से, और इस पर जो एटम लाई करते हैं उन्हीं को आपने निकाल देना है। तो एटम जब हम लिखेंगे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉर्नर पर ए एटम, जो रिमूव होने वाले एटम है वो हम लिखते चले जा रहे हैं क्योंकि ये हमें रिमूव करना है, ये बॉडी डायगोनल प्लेन पर पड़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास ए एटम यहाँ पर भी है क्योंकि इसने बनाया फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो फेस का एक सेंटर हमारा चला जाएगा, फेस का अपोजिट सेंटर भी चला जाएगा। इतने तो ए चले गए। बी टीवी में है और टीवी हमें जो मिलता है वो मिलता है यहाँ, बी यहाँ मिलेगा बेटा हमें कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, तो हमारे दो बी भी चले गए। इसके अलावा टीवी हमारे पास और कहीं नहीं होता, बॉडी डायगोनल एक्सिस पर ही होता है। ओवी, ओवी में सी है। अब जो सी एटम है हमारे पास, सी एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, वो यहाँ पड़ेगा और यहाँ होगा सी एटम, क्योंकि एच के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और एक सी एटम यहाँ पर भी होता है बेटा। तो इस तरीके से ये जो हमने एटम लिखे हैं ये रिमूव हमने कर दिए। अब अगर हमने ये एटम को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो ए बचेगा, देखिए कोई और तो नहीं बचता जो हमने रिमूव ना किया हो, नहीं, हम लगभग सभी रिमूव कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो ए एटम जो हमारे पास है वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन देता है कॉर्नर पर, और कॉर्नर जो बचे हैं अब बचे हैं 4, एक कॉर्नर ये बच गया, एक कॉर्नर ये बचा, एक कॉर्नर ये बचा और एक कॉर्नर ये बचा। तो नेचुरली ए हो गया हाफ कॉर्नर्स के हिसाब से, लेकिन ए हमारा सिर्फ कॉर्नर पर नहीं है, फेस के सेंटर पर भी है, और दो फेस के सेंटर हम निकाल चुके हैं, एक ये निकाल चुके हैं, एक ये निकाल चुके हैं। फेस के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, और हाफ कंट्रीब्यूशन इंटू 4, 4 फेस बची हैं, तो ये बच गया हमारे पास 2, यानी कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास आते हैं ये 5/2। और बी एटम हमारे पास 2 निकल गए, और टीवी का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। टोटल
टीवी होने चाहिए थे 8, टोटल टीवी 8 होने चाहिए थे, 8 में से 2 निकल गए, ये सीधी सी कैलकुलेशन है, 6 आर लेफ्ट आउट, 6 बच गए बेटा हमारे पास। अब हम सी की बात करें तो सी हमारे पास एज के सेंटर पर है और बॉडी के सेंटर पर है, बॉडी के सेंटर पर 100% कंट्रीब्यूशन, ये खत्म हो गया। एजेस 12 होती हैं और एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, लेकिन हमारे पास जो बची हैं वो 2 एजेस कम बची हैं, तो 10 एजेस बची हैं, एक ये निकाल दिया हमने और एक ये निकाल दिया हमने। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे पास कितना बचा, 5/2 बचा। तो हम लिख सकते हैं A 5/2 है, B 6 है और C 5/2 है हमारे पास। C भी क्या है हमारे पास, 5/2, ये रहा C। तो A 5 हो गए हमारे पास, B 12 हो गए हमारे पास और C 5 हो गए हमारे पास। देखो यस सर सर और भी नहीं रिमूव हो गए। 4B कहाँ रिमूव हुए बेटा, ओ वेरी सॉरी, सर बिल्कुल दूसरा वाला ठीक, आई बॉडी। एम सॉरी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 कॉर्नर और जाएंगे, आपने सही कहा बेटा। बी हमारे बी टोटल 4 रिमूव होंगे, तो अगर हम फिर से देखें तो हमारे 4 बी रिमूव हो चुके हैं, 4 बी रिमूव हुए हैं, तो हमारे पास बी विल लेफ्ट आउट 4 ओनली, बी विल लेफ्ट आउट 4। यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं और बी 4 है, बी 4 निकल गए और सी हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 1/4 इंटू 10, दैट इज़ 5/2। सर हाँ जी, सर सी कैसे लिया? सी बेटा ये एज के सेंटर पर है, सी बिकॉज दे आर लाइंग एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन बॉडी के सेंटर और एज के सेंटर पर होती है। सर एच, ये एच है, ये एच है, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया A 5/2। सर हाँ जी, सर 10 कैसे लिया? एजेस कितनी होती है बेटा क्यूब की, सर 12। 12, 2 एजेस खत्म हो जाएंगी तो कितनी एजेस बचेंगी, सर 2 खत्म हो जाएगी तो सर 10 बचेगी। तो 10 पर ही तो है हमारा सी एटम, ये 2 तो निकाल चुके हैं हम। ओके सर। ठीक है, तो A 5/2, B 4 और C हमारे पास फिर से 5/2 आ गया, ये 5/2, तो A 5, B 8 एंड C 5। आई थिंक नाउ इट इज़ ओवर। अब हम बात करते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स, तो हम अब बात करेंगे 3D पैकिंग की। 3D पैकिंग, 3D पैकिंग का मतलब हुआ कि हमारे पास जो एटम लाई करते हैं वो अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में लाई करेंगे। हमने एक बॉल्स की लेयर बनाई, उसके ऊपर एक बॉल और लेयर में रख दिया, उसके ऊपर 3rd लेयर, 4th लेयर, 5th लेयर, 6th लेयर, एक पूरा का पूरा ढेर बनाते जा रहे हैं सिस्टमेटिकली। तो हमारे पास जो 3D पैकिंग है बेटा वो 3 तरह की पैकिंग है, जिसमें हम पहली पैकिंग को बोलते हैं AAA टाइप ऑफ पैकिंग। AAA टाइप ऑफ पैकिंग का मतलब है, क्या मतलब है, देखो बेटा, अगर हमारे पास जैसे एक ये एटम रखा है, एक ये स्फेरिकल एटम है, 3D फॉर्म है, एक ये एटम है हमारे पास, ठीक, और एक ये एटम है हमारे पास, ये हमने एक लेयर बनाई है अभी, एक लेयर, और इस लेयर के ऊपर, इमीडिएट ऊपर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म 2D में बनाना, लेकिन इसी के ऊपर एक और आपने एटम की लेयर बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल इसी के ऊपर, फिर इसके ऊपर बनानी शुरू कर दी, फिर इसके ऊपर बनानी शुरू कर दी। मतलब आपने क्या किया कि आपने एक
ऐसा स्ट्रक्चर लिया, देखो ध्यान से। आपने क्या किया, एटम्स को यहाँ रखा कॉर्नर पर, ये, और फिर एक ये कॉर्नर पर रखा आपने ऐसे, फिर एक ये पीछे कॉर्नर हो गया, फिर यहाँ पर भी एक हमने एटम रख दिया इस तरीके से टच करता हुआ। अब इसी के ऊपर आपने एक लेयर और बना दी, फिर इसके ऊपर एक लेयर बना दिया, ऐसे टच करते हैं सभी एटम, फिर इसके ऊपर एक लेयर बना दिया आपने, फिर इसके ऊपर, सब टच करते हैं। तो देखो इस लेयर को अगर हम देखें, जो हम वाइट कर रहे हैं यहाँ पर, ये लेयर हमारी फर्स्ट लेयर है, ये लेयर हमारी फर्स्ट लेयर है जिसमें 4 एटम है, 1 2 3 4, और इसी एटम के ऊपर एक और एटम आ गया, यानी 5th और 3rd एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, 6th और 2nd, 7 और 1, 8 और 4 एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं। तो ए पैकिंग को हम बोलते हैं क्यूबिकल पैकिंग या सिंपल क्यूबिकल पैकिंग। ये सिंपल क्यूब है ना, ये है सिंपल क्यूबिकल, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी हम जानते हैं। सिंपल क्यूबिकल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52.3% के अप्रॉक्स होता है। ये पहली पैकिंग है 3 डायमेंशनल पैकिंग, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, मतलब आपने 4 बॉल एक साथ रखी जोड़ करके, और उन्हीं चारों बॉल के ऊपर एक और बॉल, एक और सेट रख दिया, फिर एक और सेट, फिर एक और सेट, फिर एक और सेट, इस तरीके से ये पैकिंग थी हमारे पास, ए टाइप ऑफ पैकिंग। दूसरी पैकिंग आएगी हमारे पास, दिस पैकिंग इज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ए बी पैकिंग का मतलब बना यहाँ पर कि हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है ए लेयर और जो सेकंड लेयर है बी लेयर, वो एक दूसरे के ऊपर एटम एग्जैक्टली लाई नहीं करते, लेकिन जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर है, और जो फोर्थ लेयर है वो सेकंड लेयर के सिमिलर है। तो ऑल्टरनेटली लेयर रिजेंबल करती जाती हैं, एक एक लेयर छोड़कर लेयर रिजेंबल करती जाती है, और इस पैकिंग को हम बोलते हैं HCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP पैकिंग, AB टाइप ऑफ पैकिंग, एंड BCC इज ऑफ सेम टाइप, ABB, BCC इज ऑफ सेम टाइप, AB टाइप ऑफ पैकिंग। हम यहाँ इस HCP को डिस्कस करते हैं बेटा। पहले हम यहाँ कुछ एटम्स बनाते हैं, जैसे हमने ये एक एटम बनाया, स्फेरिकल है, ध्यान रखिएगा बेटा। फिर एक और एटम बना दिया, फिर एक और एटम बनाया, फिर एक और एटम बना दिया, और हम एक रो बना दिया, और यहाँ हमने नेक्स्ट रो बनानी शुरू की। अभी एक ही लेयर चल रही है बेटा, like this one, like this one, this one and this and this, ये लेयर कंटिन्यू चल रही है। अब हमें इसके ऊपर दूसरी लेयर रखनी है, और जब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेयर, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट अलग होगा, वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। इस टाइप का अरेंजमेंट चलता है। तो हमारे पास जो ब्लू कलर से लिखी गई लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर,
और जो वाइट कलर से लिखी गई है दिस इज द सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर है। और जब हम थर्ड लेयर बनाएंगे तो वो ब्लू कलर की लेयर से रिजेंबल करती रहेगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब इसी केस में आप ये जो हम यहाँ पर डार्क कर रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए अलग कलर से, ये देख रहे हैं, इस वॉइड को हम बोलते हैं टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो हम लाल रंग से बना रहे हैं, रेड कलर से बना रहे हैं, इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवी। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है इतना पॉइंट? अब कैसे ये ओवी है और कैसे ये टीवी है। ओवी को अगर आप यहाँ पर देखें बेटा, ओवी तो हमारे पास, या टीवी को ही देखते हैं, तो ध्यान से इस वॉइड को जरा आप नज़र डालेंगे इस वॉइड पर, तो एक ये वाइट कलर का एटम था, एक ये वाइट कलर का एटम है, एक ये वाइट कलर का एटम है। हम इनको नंबर भी कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। ये 3 एटम है, ध्यान से देख लीजिए बेटा, 1, 2 एंड 3। और इस 3 एटम को हमने एक प्लेन में रखा है, तो वाइट कलर के इन 3 एटम को हम ऐसे लिख देते हैं, 1, 2 एंड 3। ये 1, 2 एंड 3, ये 3 एटम हो गए हमारे पास, ठीक है। और 1, 2 एंड 3 एटम लिखने के बाद इसके नीचे ब्लू कलर से एक एटम बना है, इस टाइप से, ऐसे कुछ है। ये देखो, ये रहा वो ब्लू कलर का एटम, ये जिसको हम फिर से डार्क करते चले जा रहे हैं, ये देखो। तो अब अगर हम देखें तो ये जो वॉइड हमारे पास क्रिएट हुई, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। आप देख सकते हो कि इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। 3 वाइट कलर के एटम टच होते हैं और एक ब्लू कलर का एटम ऊपर टच करता है। क्योंकि ये 3D है तो हमें मिनिमम 2 लेयर लेनी पड़ती है, 2 लेयर में ही काउंट होता है। ये बना टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें हम इस खाली जगह पर हम इस साइज का कोई एटम आयन प्लेस कर सकते हैं। इससे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोप्रिएट या क्रिटिकल फिटिंग या एग्जैक्ट फिटिंग का नहीं होगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं ओवी की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, इसकी। एंड आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूँ इसको, और आपने जहाँ नोट किया उससे कंपेयर करना बेटा, ठीक है। इसको नहीं ले जा रहा, मतलब आई एम टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज। अब एक एटम फर्स्ट लेयर का ये था हमारे पास, एक एटम ये था हमारे पास, और एक एटम फर्स्ट लेयर का ऐसे था हमारे पास। ये फर्स्ट लेयर के एटम थे। और सेकंड लेयर के जो एटम थे वो हमारे पास ये थे, ऐसे। सेकंड लेयर के एटम इस टाइप से थे, और ये रहा हमारा सेकंड लेयर का एटम, तीसरा एटम। अब यहाँ जो वॉइड क्रिएट हुई, इस वॉइड ने कितने एटम को टोटल टच किया? तो इस वॉइड ने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। और हम जानते हैं कि उस वॉइड को हम कौन सी वॉइड कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, OV void with the coordination number
तो ये दो तरह की वॉइड थी. दिस इज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग. ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग है. अब सिमिलरली हम तीसरी पैकिंग पर आते हैं, विच इज़ द ए बी सी पैकिंग, थर्ड पैकिंग. और नाम से पता चलता है कि इस पैकिंग में हमारी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तीनों अलग अलग पैटर्न पर होंगी, लेकिन फोर्थ लेयर फर्स्ट को सिमिलर करेगी, फिफ्थ लेयर सेकंड को सिमिलर करेगी और सिक्स्थ लेयर थर्ड को सिमिलर करेगी. राइट. अब हमें ऑलरेडी दो लेयर बनाने में ही और समझने में ही, देख सकते हैं आप, ये दो लेयर बनाई थी. इसके ऊपर आपने तीसरी लेयर भी बनानी है. तो हम तीसरी लेयर यहाँ तो एग्जैक्टली फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लिख भी दूंगा तो भी वो गड़बड़ सा हो जाता है. मैं एक और पिक्चर आपको दिखाऊंगा, मतलब बनाऊंगा, तब आपको क्लियर होगी. लेकिन हम इसमें ज़रूर लिख सकते हैं द एटम्स ऑफ थर्ड लेयर कवर द ओवी. ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कवर करते हुए तीसरी लेयर के एटम आते हैं, तीसरी लेयर के एटम बनते हैं, थर्ड लेयर के एटम बनते हैं. देखो अब हम क्या करते हैं कि हमने मिनिमम एटम बनाया बेटा. ऐसा नहीं कि 3 एटम ही होंगे एक लेयर में. हम ये दूसरी लेयर बना रहे हैं बेटा, ये सेकंड लेयर. और फिर हमने इस लेयर को रिपीट कर दिया, जो सबसे पहली लेयर लिखी थी. जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 3 एटम ही बनाएं, हमने मिनिमम एटम बना दिए. यू कैन सी. और ये हमारे पास ऐसी लेयर आ गई. इस टाइप से. तो अब ये लेयर हमारे पास है ए लेयर, पहली लेयर. ये लेयर है बी लेयर और ये लेयर है ए लेयर. इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. दिस इज नेम्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और अगर हम ये फर्स्ट लेयर के एटम, ये फर्स्ट लेयर के एटम हो गए बेटा. और अब हम बनाते हैं यहाँ सेकंड लेयर. तो सेकंड लेयर में हमारे पास ये एटम और इसके ऊपर एक और एटम. और इधर जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम ऐसे. और सिर्फ इतने ही एटम नहीं है, ये एटम भी है, ये एटम भी है. दीज आर ऑल्सो द एटम्स. सिर्फ यही नहीं है, ये भी है. तो जैसे मैंने बताया, हमने सिर्फ देख पा रहे हो बेटा. अब हम इसको
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नोट किया यहाँ तक? टर्न कर दे पेज। ये है हमारे पास ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। आप देख सकते हैं कि जो ए लेयर है और ये नीचे थर्ड लेयर, बोथ आर आइडेंटिकल। ये बी लेयर है। अब ये वाला जो एटम है जिसको हम एनसर्कल कर रहे हैं यहाँ पर, ये एटम यहाँ पड़ेगा बीच में और यहाँ होगा। ये वाला बीच वाला एटम कितने टोटल एटम को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 3 एटम ऊपर और 3 एटम नीचे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 12। इसी तरीके से ए बी सी। अब आप देख सकते हो कि ए लेयर और सी लेयर एग्जैक्टली अपोजिट बनी हुई है, बिल्कुल अपोजिट बनी है। ये देखिए, ए लेयर और सी लेयर आर एग्जैक्टली अपोजिट। इसमें ए और ए लेयर आइडेंटिकल थी, तो इसमें बना ए बी सी लेयर। और यहाँ भी हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर बना वो कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 12 कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और इसको हम ए बी सी पैकिंग को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, which is exactly similar to face centered cubic। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 74% फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम BCC, यहाँ HCP अगर ये है तो HCP का कितना पैकिंग फ्रैक्शन आता है? इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम आता है, हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। पैकिंग फ्रैक्शन इज 74%। तो ये दो तरह की लेयर थी हमारे पास, दो तरह की पैकिंग थी, 3D पैकिंग, AB एंड ABC। और सबसे पहली पैकिंग थी AA टाइप ऑफ पैकिंग। हाँ जी बेटा, ये 3D। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप, पैकिंग फ्रैक्शन, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा इफेक्टिव पैकिंग कौन सी होगी। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, रीज़न बीइंग द पैकिंग फ्रैक्शन इज सेम इन बोथ। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? यस सर। पेज टर्न कर दें। हाँ जी, पेज टर्न कर दें बेटा। ठीक है, चलिए पेज टर्न करते हैं। ठीक है, म्यूट करते हैं आपको। तो ये हमारे पास 3D पैकिंग थी, AB टाइप ऑफ पैकिंग, ABC टाइप ऑफ पैकिंग एंड AA टाइप ऑफ पैकिंग। सबके पैकिंग फ्रैक्शन भी हमें मालूम हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी मालूम हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो बेटा, डेंसिटी की बेसिक फॉर्मूला क्या है ये हम जानते हैं। क्या है बेसिक फॉर्मूला? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास यूनिट सेल क्यूबिकल है तो क्यूब का वॉल्यूम ले लेंगे, हेक्सागोनल है तो हेक्सागन का वॉल्यूम ले लेंगे। तो अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी होगा मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इट कैन बी द मास ऑफ यूनिट सेल
डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक। अब अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ द यूनिट सेल, तो बेटा देखो अगर ध्यान से सुनोगे आप तो यूनिट सेल का मास तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या आयन से है। यूनिट सेल का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या आयन से है। कितने उसके अंदर एटम्स हैं, कितने उसके अंदर एटम्स हैं। तो हम क्या लिखते हैं अब यहाँ, मास ऑफ द यूनिट सेल का मतलब हो गया मास ऑफ effective number of atoms in a unit cell और डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ही लिखना पड़ेगा इस बार भी हमें, तो डिवाइड बाय द वॉल्यूम, डिवाइड बाय द वॉल्यूम। ठीक है। अब फिर से आते हैं मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। तो अगर मान लें एक यूनिट सेल हमारे पास एफसीसी टाइप की है तो इफेक्टिव एटम होंगे उसके अंदर 4। अगर मान लें हमारे पास यूनिट सेल बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो इफेक्टिव एटम होंगे उसके अंदर 2। और मान लो सिंपल क्यूबिक है तो इफेक्टिव एटम होगा उसके अंदर 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मल्टीप्लाई बाई, मान लेते हैं कि इफेक्टिव एटम 4 हैं, तो मास टोटल कितना बनेगा, टोटल मास बनेगा हमारे पास एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ एटम। बहुत सिंपल सा टर्म है ये तो टोटल मास आ जाएगा हमारे पास यूनिट सेल का, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सिंगल एटम, ये हमारे पास टोटल मास आ गया, डिवाइड बाई, फिर से हम लिख सकते हैं यहां पर वॉल्यूम, फिर लिख दिया हमने यहां पर वॉल्यूम। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको टर्न करते हैं, क्या लिखेंगे, मास ऑफ इफेक्टिव एटम को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z को हम रैंक भी बोलते हैं, इफेक्टिव एटम के नंबर को हम रैंक भी बोल देते हैं बेटा। तो Z इज रैंक और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक की रैंक क्या है, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है, तो हम कहेंगे उसकी रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 टाइप। अगर बीसीसी की रैंक पूछी जाए तो बीसीसी की रैंक कितनी होगी, 2, ऑल इंडिया सेकंड रैंक टाइप। अगर एफसीसी पूछा जाए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसकी रैंक कितनी बनेगी हमारे पास, 4। और मान लो आपको हेक्सागोनल पैकिंग दे दिया तो उसकी रैंक क्या थी, उसकी रैंक थी 6, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स वर 6 इन द हेक्सागोनल, तो वो रैंक है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब अगर हमें मास ऑफ सिंगल एटम को रिप्लेस करना हो तो मास ऑफ सिंगल एटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर is the mass of single atom into volume of unit cell। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में अगर क्यूबिकल है तो a क्यूब कर दो, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन जाता है क्यूब के लिए सिंपल फॉर्मूला जो बनता है Z इंटू m नॉट यानी एटॉमिक मास, m नॉट बाई a क्यूब इंटू Na, which you have to use for cubicle। और ध्यान रखना है आपने कि
यहाँ डेंसिटी हम ग्राम पर ml में निकाल रहे हैं। ग्राम पर ml में निकालने का मतलब है A आपके पास किस यूनिट में होना चाहिए, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml में निकाल रहे, तो A सेंटीमीटर में होना चाहिए आपके पास। तो डेंसिटी आएगा आपके पास ग्राम पर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, देख लो एक बार। न्यूमेरिकल में फिर इसको यूज ही करना है हमने। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर किसी को? क्लियर है? टर्न करें पेज? ओके चलिए, तो पेज टर्न करते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूला लिख लिया होगा आप सभी ने। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ यूनिट सेल of aluminium unit cell of aluminium is a cube with edge length 405 picometer, 405 picometer, and the density of aluminium is 2.7 ग्राम पर cc। ये है। Find the structure of aluminium crystal। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल का मतलब यहाँ पर है आपको एग्जैक्टली किस फॉर्म में वो क्यूब की एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वो सिंपल क्यूब है, वो बॉडी सेंटर है, या वो फेस सेंटर है। ये आपको बताना है। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल। एल्यूमिनियम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बताना है, मतलब वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, लेकिन क्यूब है। तो ये निकालने के लिए या पता करने के लिए आपको उसकी रैंक निकाल लेनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? z, क्योंकि z अगर 1 आया तो हम कहेंगे ये सिंपल क्यूबिक है, z अगर 2 आया तो हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, z अगर 4 आया तो हम कहेंगे ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो अगर अब हम इसके सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हमें फॉर्मूला रखना है डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम नॉट बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। z हमें नहीं मालूम, डेंसिटी दी है, कितनी दी है? 2.7 ग्राम पर सीसी। ध्यान देना, z हमें नहीं मालूम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट आपको गिवन होगा, वैसे भी हम जानते हैं कितना है, 27 ग्राम पर मोल। ए क्यूब, ए यहाँ पर है पिकोमीटर में बेटा, और आपको चाहिए वो सेंटीमीटर में। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये पिकोमीटर से मीटर बन गया। इसको आप लिख सकते हो 4.05 इंटू 10⁻, हम डिस्कस कर रहे थे डेंसिटी के बारे में। तो z हमें नहीं मालूम, एटॉमिक वेट मालूम है। हम a को अब यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 4.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें बताने की चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी एक बार तो हम डिस्कस करेंगे। 4.05 इंटू 10⁻⁻8 मीटर से बन गया ये सेंटीमीटर। क्या बन गया अब? ये सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया था कि हमें जो यूनिट रखनी है वो सेम रखनी है, तो ये बन गया सेंटीमीटर।
तो अब हम यहाँ A रखेंगे 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ये हो गया हमारे पास क्यूब। और एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब डेंसिटी की वैल्यू भी है हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट द z। हम z को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बेटा। जब हम z को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो z आता है, आप खुद से कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 आता है। हाँ, नेचुरल सी बात है, 4.01 को भी हम 4 लेंगे, 3.99 को, 98 को भी हम 4 ही लेंगे। और अगर z 4 आ गया तो इसका मतलब इसकी रैंक हो गई 4, और अगर इसकी रैंक 4 हो गई तब हम इसको कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन गया है, FCC बन गया है। इस तरीके से इसको हमने यूज़ करना है। इज़ दैट क्लियर बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज़ द रेडियस रेशियो। नेक्स्ट इज़ द रेडियस रेशियो, मतलब अब हम रेडियस रेशियो की बात करेंगे। कौन से रेडियस रेशियो की? रेडियस रेशियो की बात करेंगे। हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। इस टाइप की हम बात करते हैं। बात क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। तो म्यूट करते हैं आपको, यस, यू ऑल आर म्यूटेड नाउ। तो बेटा अब हम बात करेंगे रेडियस रेशियो की। किसकी बात करेंगे? रेडियस रेशियो की बात करेंगे, ठीक। तो नाउ रेडियस रेशियो, जी, चलिए रेडियस रेशियो का यहाँ मीनिंग क्या है उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास अगर सबसे पहले हम बात करें ट्रायंगुलर वॉइड की, किसकी बात करें? ट्रायंगुलर वॉइड। तो हमारे पास होगी ट्रायंगुलर वॉइड। अब ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब है कि मान लो हमने यहाँ एक एटम रखा, इसके साथ एक एटम यहाँ आ गया हमारे पास, और एक एटम ये हो गया, राइट। तो अब ये 3 एटम मिलकर इस वॉइड को बना रहे हैं, ये वॉइड बना रहे हैं, खाली जगह, ठीक। और इस जगह पर हम यहाँ कोई एक छोटा एटम प्लेस कर सकते हैं विद द क्रिटिकल फिटिंग, लिमिटिंग फिटिंग, या एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट फिटिंग। अब हमारे पास यहाँ इस एटम का सेंटर पॉइंट, यहाँ इस एटम का सेंटर पॉइंट, यहाँ इस एटम का सेंटर पॉइंट। इतनी मैथमेटिक्स आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है कि हम यहाँ से कुछ कैलकुलेट करें तो आपको समझ आ जाए, है भी, ठीक है। और वो क्या है कि ये एटम का सेंटर है, और इस एटम के सेंटर से हमने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया बेटा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो छोटा एटम था रेड कलर से जो बनाया था वो, और जो बड़ा एटम है येलो कलर से वो, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। जैसे बड़ा एटम है इसका रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, और जो छोटा एटम है इसकी रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, एक और बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। हमारे पास जो बड़ा एटम है R, कैपिटल R, जिसने लेटिस बनाया, जिसने फॉर्मेशन की है। बेटा मेरा नेट भी अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है, देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आप सबको उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही बेटा? ऑडिबल है सब? यस सर। यस पिक्चर सर, ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारे पास बड़ा रेडियस वाला एटम है, ये मोस्टली एनायन होता है, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है। और जो छोटा आयन है वो होता है कैटायन,
क्योंकि कैटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनने वाला स्ट्रक्चर, और अगर ये इलेक्ट्रॉन के लॉस से बना है तो ये छोटा होता है। तो हम या तो स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या होगा, या फिर हम रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ एनायन क्या रेशियो होगा, या हम इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ वॉइड बाय द रेडियस ऑफ एटम, आर द सेम मीनिंग, एक ही मतलब है, आगे तक यही मतलब रहेगा। ट्रायंगुलर वॉइड में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो नेचुरली एक ट्रायंगुलर वॉइड, ये जो रेड कलर से बनाई है, ये ट्रायंगुलर वॉइड सिर्फ 3 एटम से टच करती है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। मैं एक ड्राइव कर रहा हूँ, बाकी ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। फिर भी हम एक बात बता देते हैं कि कैसे करना है, आपको ज़रूरत कोई नहीं है। अगर मान लेते हैं हमारे पास, यहाँ हम फ्रेश बना लेते हैं एक, इस टाइप से, और ये बीच में आ गया, ठीक। और अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया हमने, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो हम ये सेंटर पॉइंट से ठीक है बेटा, इतना यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम अगर लिखें कि हमारे पास ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट E है और ये कोई पॉइंट O है, तो अगर मैं लिखता हूँ A E, दैट इज़ कैपिटल R, A E कैपिटल R होगा, और O A मेरे पास होगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम सिंपल मैथमेटिक लगा लेते हैं, cos 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, तो cos 30 डिग्री हो गया हमारे पास AE बाई AO, AE बाई AO, AO बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, प्लस कैपिटल R, और cos 30 की वैल्यू भी जानते हैं हम, √3/2 विल बी इक्वल टू R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो R प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू आएगी 0.155। ये हमें वैल्यू एग्जैक्टली तो याद रखनी है कि ट्रायंगुलर वॉइड में रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन, या स्मॉल r टू कैपिटल R, या रेडियस ऑफ वॉइड टू रेडियस ऑफ एटम का हमारे पास एग्जैक्ट फिटिंग का रेशियो क्या होना चाहिए। मतलब अगर वॉइड और एटम के बीच में ये रेडियस रेशियो है तो हम यहाँ एग्जैक्ट फिटिंग का एटम रख सकते हैं, लेकिन अगर सर्टेनली ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता बेटा। नेक्स्ट पेज पर जाएं, टर्न कर देते पेज। अगर ये रेशियो ज़्यादा होता बेटा, ज़्यादा होने से मतलब है कि हमारे पास जो कैटायन है वो थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन एनायन उसी साइज़ का होता। तो अगर हम यहाँ पर एक बड़े साइज़ का कैटायन रख दें, बड़े साइज़ का, तो नेचुरली हमारे पास जो एनायंस होंगे वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे।
तो अभी भी हमने ट्रायंगुलर वॉइड में रखा, लेकिन ये एग्जैक्ट फिटिंग या अप्रोप्रिएट फिटिंग में काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन की एक रेंज आती है जिसमें 0.155 से 0.225 की एक रेंज है। अगर ये रेडियस रेशो है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक ट्रायंगुलर वॉइड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। और अगर आपको आता है कि एग्जैक्ट फिटिंग रखनी है तो एग्जैक्ट फिटिंग के लिए आप ये पहली वैल्यू को यूज़ करेंगे बेटा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं इसी तरीके से रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो किसका? ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, उस टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में हमें मिलती है, कहाँ मिलती है दैट वी ऑल्सो नो, हमें पता है वो कहाँ मिलती है। वो मिलती है एफसीसी में कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर हम रेडियस रेशियो में काउंट करें तो रेडियस ऑफ वॉइड, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ एटम, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, उसकी एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट फिटिंग या क्रिटिकल फिटिंग पर जो वैल्यू आती है वो आती है 0.225। 0.255 आती है। कितनी वैल्यू आती है? 0.255। और ये वैल्यू रीच कर जाती है 0.414 तक। लेकिन फिर से अगर आपको एग्जैक्ट फिटिंग रखनी है तो लिमिटिंग वैल्यू को यूज़ करना होगा। लिमिटिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास? लिमिटिंग वैल्यू है 0.255। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 4, या कहें कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वॉइड कौन सी होगी? हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, कौन सी वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास 6। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास 6। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम रेडियस रेशियो लें, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, या रेडियस ऑफ वॉइड बाय द रेडियस ऑफ एटम, तो एग्जैक्ट फिटिंग की वैल्यू आती है 0.414 एग्जैक्ट फिटिंग। लेकिन ये वैल्यू रीच कर जाती है 0.732 तक। 0.732 तक। तो इफ वी सी द डायग्राम, अगर हम यहाँ डायग्राम को देखें बेटा, तो हमारे पास ये डायग्राम यहाँ रख देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास टीवी, और एक ही प्लेन में दो टीवी के बीच में जो गैप है बेटा, एक ही प्लेन में जो दो टीवी के बीच में गैप है वो कितना है? a/2 का गैप है। ये देखो 3D है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म। तो दो टीवी एक ही प्लेन में अगर हैं तो उनके बीच में गैप कितना है? a/2। और अगर हमारे पास टीवी एक ही एक्सिस पर है, ये देखो एक ही एक्सिस पर है, तो उनके बीच में गैप है a√3/2। ये गैप कितना है हमारे पास? a√3/2।
तो हमारे पास रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड ट्रायंगुलर वॉइड सबका आ गया, जिसमें से मेन फोकस हमारा सिर्फ यही है। इसी के आगे अगर हम चलते हैं बेटा, पेज टर्न कर दें। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया बेटा? अब तो पेज टर्न कर दे। गुड। चलिए, इसके बाद एक वॉइड और आती है जिसको हम क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। दैट इज अ क्यूबिकल वॉइड। और क्यूबिकल वॉइड अगर हम देखें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। और ये किस में मिलेगी? ये वॉइड हमें मिलती है बेसिकली सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक कोई लैटिस है तो उसके अंदर मिलती है। जैसे देखो, हम यहाँ सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं बेटा। ठीक, ये रहा हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक यानी एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर। अगर एटम सिर्फ कॉर्नर पर हैं और वो एटम नेचुरली आपस में टच करते हैं, और वो एटम टच करते हैं, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि अगर यहाँ के एटम, ये वाले एटम बेटा, ये एटम, ये सब एटम आपस में टच करते हैं, ये वाले एटम, ये वाले एटम, ये सभी एटम टच करते हैं। और ये जो एटम टच करते हैं, इनके बीच में हमने एक वॉइड को यहाँ देख लिया। ये रही वो वॉइड। इसी को हम बोलेंगे, कौन सी वॉइड है ये है हमारे पास क्यूबिकल वॉइड। तो ये क्यूबिकल वॉइड बन गई बेटा हमारे पास। अब इस क्यूबिकल वॉइड का अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस। ये क्यूबिकल वॉइड का डिस्टेंस आ गया। अब इस डिस्टेंस में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। ये वाला मिड पॉइंट हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास a√3 है, जो हमारे पास किसकी लेंथ होती है? बॉडी डायगोनल की, दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। देखो, कॉर्नर पर एनायन है, कॉर्नर पर एनायन है, एक रेडियस यहाँ आ गई, एक रेडियस यहाँ आ गई और ये पूरी डायगोनल आ गई। तो a√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? और क्योंकि एटम्स ये टच करते हैं बेटा, ये वाले एटम टच करते हैं ना आपस में, हमने पहले भी बताया आपको कि ये एटम आपस में टच करेंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन और होगा और वो होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू a, इज इक्वल्स टू a। और इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आप रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। ज़रा ट्राई करिए, आपको 1 मिनट देता हूँ। क्या रेडियस रेशियो आएगा? आपको बेसिकली इन दो इक्वेशन की हेल्प से रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो निकालना बेटा। देखें क्या करते हैं। इंक्लूजन है रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। Radius of cation to radius of anion will be equal to 0.155 to 0.225. Radius of cation to radius of anion is 0.225
225 to 0.414 radius of cation to radius of anion is equals to 0.414 से 0.732, right? And radius of cation to radius of cation to radius of anion is 0.732 से 1 के बीच में. ये हमारे पास ट्रायंगुलर हो गया. सेकंड वन हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल, थर्ड वन हो गया ऑक्टाहेड्रल, और लास्ट वन हो गया हमारे पास कौन सी वॉइड? क्यूबिकल वॉइड. डन बिट. इज इट ओके नाउ? अब तो कोई डाउट नहीं? ठीक है बेटा. अब तो यस सर. ओके चलिए. चलिए पेज टर्न कर दें अब तो. लालप्रीत. यस सर? लालप्रीत. सर सर इनकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखी सर? मैक्सिमम वैल्यू देखो बेटा, जब हमारे पास रेडियस बड़ा होता चला जाएगा जो कैटायन है, धीरे धीरे, पहले छोटा कैटायन था फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, है ना? तभी तो Yes, रेडियस sir. रेशियो बढ़ेगा. यस ठीक. सर. अब अगर इसकी सरफेस छोटी है तो इसकी क्लोज विसिनिटी में हम कितने एटम को प्लेस कर सकते हैं, कितने एनायन को प्लेस कर सकते हैं? हम इसके 3 प्लेस कर सकते हैं. लेकिन सरफेस अगर बड़ा हो गया बेटा तो हम इसकी क्लोज विसिनिटी में कितने एटम को रख सकते हैं? यहाँ 4 भी रख सकते हैं. यस सर. तो अगर एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है. इंक्रीज होगा. तो ये जो वैल्यू है, जो इसकी लास्ट वैल्यू है, इसकी पहली वैल्यू है, देखो मतलब वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है और वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है. चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. अब हम कुछ सर्टेन एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल में टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल के, और ये एग्जांपल 2 वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और कभी कभी आता है कि ए बी कोई क्रिस्टल है विच इज़ हैविंग अ जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर पता होगा तो ए बी भी कर सकते हैं. क्या है एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. हमें जो पढ़ने हैं वो बेसिकली 3 तरह के क्रिस्टल लैटिस पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल में. ए बी टाइप, दूसरा है हमारे पास AB2 टाइप, और तीसरा है A2B टाइप. ये 3 तरह के क्रिस्टल लैटिस आप लोगों ने पढ़ने हैं, आयनिक क्रिस्टल्स आप लोगों ने पढ़ने हैं बेटा. तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस में या टाइप ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर में, टाइप्स ऑफ, चल जा भाई पेन, टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल. तो फर्स्ट है ए बी टाइप. ए बी टाइप में हमारे पास कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो 1:1 है. ए बी टाइप का मतलब जैसे NaCl का स्ट्रक्चर, जैसे जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर ZnS. तो कैटायन और एनायन का रेशियो एकदम सेम है. NaCl के स्ट्रक्चर को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट. और जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को या जिंक सल्फाइड के इस स्ट्रक्चर को हम जिंक ब्लेंड और स्फेलिराइट भी बोलते हैं. जिंक ब्लेंड.
और स्फेलिराइट, SPHALERITE, ये स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं NaCl का स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में मोस्टली हमें अगर सीजियम क्लोराइड या सीजियम हैलाइड को छोड़ दे तो जितने भी एल्कली मेटल के हैलाइड हैं वो सभी इसी टाइप का क्रिस्टल लैटिस दिखाते हैं हमें, सभी इसी टाइप का क्रिस्टल लैटिस शो करेंगे। तो NaCl टाइप लैटिस में Cl नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव है, जो एनायन है, वो हमारे पास CCP या FCC टाइप का लैटिस बनाता है। एक ही मतलब है, CCP या FCC टाइप का लैटिस बनाता है बेटा। इसका मतलब है कि क्लोराइड इज फॉर्मिंग द लैटिस एंड FCC या CCP लैटिस का मतलब है कि अगर हम क्यूब बनाते तो उसके कॉर्नर और उसके फेस के सेंटर पर आपको क्लोराइड रखना पड़ेगा। वेयर एज द सोडियम आयन, सोडियम आयन कहाँ मिलता है हमें? सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सोडियम आयन सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करती है, ऑल द ओवी, जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सबको ऑक्यूपाई करेगा। तो इतना हमें समझ आता है कि अगर हमारे पास FCC लैटिस है तो क्लोराइड का टोटल या इफेक्टिव नंबर होगा 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारी ऑक्यूपाई है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर भी 4 ही होगा। यानी एक यूनिट सेल में 1 यूनिट सेल, अगर हम एक यूनिट सेल लेते हैं बेटा, तो एक यूनिट सेल में हमारे पास 4 तो सोडियम के आयन होंगे इफेक्टिवली और 4 ही क्लोराइड आयन होंगे। 4 मोल नहीं बोल रहे हैं, 4 आयन ओनली, 4 क्लोराइड आयन होंगे। तो एक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल 4 NaCl की यूनिट होंगी, 4 NaCl होंगे बस। मतलब NaCl की जो रैंक आएगी, Z वैल्यू आएगी, वो आएगी 4 सॉरी। और इसका अगर हमें डेंसिटी के फॉर्मूले में m0 लिखना पड़े तो m0 लिखेंगे हम 58.5 लिखेंगे, राइट। कैसे बना है, अब इतना सब बताने के बाद बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ जाता, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन कहाँ पर रखा होगा। ये हमारे पास हुआ एक सिंपल क्यूब जिसमें हमें एटम को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू गिवन आयंस को। ये रहा क्यूब का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्लोराइड आयन CCP बनाता है और मोस्टली जो एनायन है, मोस्टली एनायन लैटिस बनाते हैं बीइंग लार्ज इन साइज, और कैटायन वॉइड में छुप जाते हैं, मतलब एकोमोडेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सर्किल बना दें ऐसे और ये सर्किल कह दे कि ये क्लोराइड है, तो हमें सर्किल को यहाँ प्लेस करना है। तो सर्किल को जब हम प्लेस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सर्किल, फिर सारे कॉर्नर पर बना देंगे। सभी ऑक्यूपाई हो गए और सिर्फ कॉर्नर ही ऑक्यूपाई नहीं होंगे, फेस का सेंटर भी होगा, अपोजिट फेसेस होंगे, सारे सेंटर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इधर भी ऑक्यूपाई, इधर भी ऑक्यूपाई, इधर भी ऑक्यूपाई और इधर भी ऑक्यूपाई। और अब बचा हमारे पास सोडियम आयन। सोडियम आयन को हम क्रॉस से लिख देते हैं, दिस इज व्हाट द सोडियम आयन, ये सोडियम आयन है। तो अब आपने क्रॉस लगा देना है। तो बेटा क्रॉस लगाएंगे तो एक सेंटर में क्रॉस लगाना है, एक यहाँ, क्योंकि सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। और हम कई बार बता चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहाँ पर लाई करती हैं। तो ये यहाँ लाई करेंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, यहाँ भी होंगी, इधर भी, इस साइड भी है, लाइक दिस वन, सभी ऑक्यूपाइड हैं। अब ध्यान से देखने की बात ये भी है बेटा यहाँ पर, अब अगर हम कहते हैं कि हम कोई एक एज ले लेते हैं बेटा, कोई भी एक एज, यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बेसिकली a है और a मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है बेटा सबसे पहले वो पूछिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। क्या क्या होना चाहिए देखकर बताइएगा मुझे। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? और जिसको आंसर मिल जाए वो हैंड रेज करें। किसी को नहीं मिल रहा आंसर बेटा, या मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? आवाज़ तो पहुंच रही है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे। बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। ये हमने सब क्लोराइड आयन बना दिए बेटा। अरे कोई आंसर नहीं कर रहा, गलत बात है। तो ये है हमारे पास क्लोराइड आयन सर्कल से, और ये क्रॉस हमने बना दिए सोडियम आयन। ये क्रॉस हम बना रहे हैं किसके? सोडियम आयन के। और अब आपकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी को यहाँ पर हम चेक करते हैं, जज करते हैं। एवरी लोकेशन इज यस, 1 इज लेफ्ट आउट। तो क्रॉस हो गया सोडियम आयन। देखो बेटा आसान सी बात है, आसान है एकदम, कोई मुश्किल नहीं है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि क्लोजेस्ट अप्रोच में कितने एटम है, बस क्लोजेस्ट अप्रोच में कितने हैं। तो हम किसी एक को उठा लेते हैं, जैसे हमने सोडियम को उठाया। तो सोडियम के बिल्कुल नज़दीक में एक हमारे पास ये रहा क्लोराइड आयन, उसके एक नज़दीक में है क्लोराइड आयन, ये रहा। देखो बेटा एक ऊपर है और एक ये नीचे है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर में रखा हुआ फेस का सेंटर वाला क्लोराइड, सेंटर बॉडी के सेंटर में रखा हुआ, बॉडी के सेंटर में रखा हुआ जो हमारे पास सोडियम आयन है, वो फेस के सेंटर के क्लोराइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, और इससे नज़दीक और कोई एटम या आयन है ही नहीं, इससे नज़दीक कोई नहीं है। इन दो के बीच में डिस्टेंस है a/2, a/2 का डिस्टेंस है, इससे नज़दीक कोई भी नहीं है। और अगर आप इसमें क्लोराइड को ले लेते हैं, क्लोराइड यानी सर्कल को ले लेते हैं बेटा, तो अगर हम सर्कल को यहाँ पर लेते हैं, किसी भी सर्कल को ले लें, इनमें से जितने भी हैं हमारे पास, कोई भी सर्कल उठा ले सकते हैं। तो जैसे हमने मान लेते हैं ये चूज़ कर लिया, ये वाला जो येलो कलर से लिखा है। तो देखो बेटा अब ये हमारे पास क्लोराइड है, इससे एक ये डिस्टेंस पर है, a/2 के डिस्टेंस पर, दूसरा भी a/2 के डिस्टेंस पर है, तीसरा भी a/2 के डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट यूनिट सेल में चले तो वो भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा, उसी डिस्टेंस पर ये होगा और उसी डिस्टेंस पर ये होगा। देखो तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो हमें इसके बाद क्लोराइड के बाद फिर से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ सोडियम, यहाँ मिल जाएगा सोडियम और यहाँ मिल जाएगा सोडियम, इससे पास और कोई भी नहीं है। मतलब 1 क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन।
6 sodium ion and 1 sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो हो गया 6:6 का। देखो आपने जो भी आंसर था, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। यू ऑल आर अनम्यूटेड। नो सर। जिसका भी जो भी आंसर था बेटा। हरजीत सिंह, जसवंतप्रीत, वीरेन, लालप्रीत, जशन मावी, सर। किसी को कोई डाउट है? पलक, पीयूष, प्रवीण, दीक्षा, भाविका, कोई डाउट किसी को बेटा? नहीं है, No, sir. ठीक है। अभी आपके सामने डायग्राम तो है, डायग्राम है। और अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हमने नियरेस्ट नेबर तो निकाल लिया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। अब आपसे पूछें, अगर हम यहाँ पर के सोडियम आयन के नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होंगे? नियरेस्ट नहीं, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन से आयन होंगे और कितने होंगे? कौन से आयन होंगे और कितने होंगे, यानी नेक्स्ट नियरेस्ट ऑफ सोडियम आयन, नियरेस्ट ऑफ सोडियम आयन कौन से आयन होंगे और वो कितने होंगे? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है और कितने हैं? सी डायग्राम एंड टेक 30 seconds at least and then answer. Yes, Pratham Rana, what's your answer? बोलिए प्रथम। एन पॉजिटिव होगी तो है बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बताएंगे क्या क्या है आंसर? सर। एन पैन होंगे। Na के नेक्स्ट नियरेस्ट Na आयन ही है और जो 12 होंगे, यही आंसर है बेटा आपका? यस सर। ओके, ठीक है, हमने नोट कर लिया। अभी देखते हैं कि बेटा और कोई और आंसर करता है, सेम आंसर है, डिफरेंट है। बोलिए बेटा, और कोई? एनीबडी एल्स? वीरेन, आज कोई आंसर नहीं कर रहा बेटा? प्रथम राणा, आपने कितने बताए? सोडियम के नेक्स्ट नियरेस्ट है सोडियम आयन जो 12 होंगे। क्या डिस्टेंस होगी दो उन सोडियम आयन के बीच में? सर डायगोनल के बीच में a/√2। a/√2। नहीं सर, सर डायगोनल के बीच में कितना डिस्टेंस होता था? डायगोनल के बीच कौन से डायगोनल? फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल? सर √2 होगा आई थिंक। √2। अच्छा बताओ जरा, फेस डायगोनल के बीच में गैप कितना होता था कॉर्नर टू कॉर्नर? फेस डायगोनल सर याद नहीं आ रहा। वो होता था बेटा a√2। a√2 का आधा, तुमने पहले सही बताया था बेटा। ओके सर। a√2/2 या a/√2, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए म्यूट करते हैं सभी को। देखो बेटा, इसने सही आंसर आई थिंक दिया है। सोडियम आयन हमारा ये बीच में है यहाँ पर, वैसे तो कॉर्नर या एच के सेंटर पर भी है। और हम इससे नियरेस्ट नेबर तो क्लोराइड को ले ही आए, जिसका डिस्टेंस कितना है? a/2। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट नियरेस्ट पर चलते हैं तो हमें जो एटम दिखाई दे रहे हैं रखे हुए, वो इस x से या तो कॉर्नर के डिस्टेंस पर है या वो फिर हमारे पास एज के सेंटर के डिस्टेंस पर है, एज के सेंटर का डिस्टेंस।
अब सेंटर से एज का जो डिस्टेंस है, सेंटर से एज का डिस्टेंस, ये वाला पार्ट, ये है a√2/2, a√2/2, और सेंटर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास a√3/2। तो नेचुरली हमारे पास जो छोटा डिस्टेंस आएगा वो आएगा ये, और ये छोटा डिस्टेंस है तो नेक्स्ट नियरेस्ट सोडियम आयन के दूसरे सोडियम आयन होंगे, और क्योंकि ये एज के सेंटर पर हैं और टोटल 12 एज हैं और सेंटर से एज की डिस्टेंस सभी जगह बराबर होती है, चाहे ऊपर जाएं, चाहे उसी प्लेन में जाएं, या नीचे की तरफ आए। तो यहाँ हो गए 12 सोडियम आयन नेक्स्ट नियरेस्ट होंगे, और 2 सोडियम आयन, इस केस के लिए 2 सोडियम आयन के बीच में जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो होगा a√2/2, a√2/2 का डिस्टेंस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, जिसको हम स्फेलिराइट और द जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, इसमें अगर हम देखते हैं किसको, सल्फाइड आयन को, तो बेटा ये जो सल्फाइड आयन है इस केस में यहाँ जो हमारे पास सल्फाइड आयन है ये बेसिकली बनाता है हमारे पास FCC और CCP टाइप ऑफ लैटिस, FCC और CCP टाइप ऑफ लैटिस। और अगर ये FCC या CCP बना रहा है तो इतना हमें समझ आ गया कि ये कितने होंगे, नेचुरली 4 होंगे, राइट। और इस बार जो जिंक आयन है हमारे पास, जिंक +2, ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को, ऑल्टरनेट टीवी को ऑक्यूपाई करता है। एक को ऑक्यूपाई करेगा, एक को नहीं करेगा, फिर एक को करेगा, एक को नहीं करेगा। तो अगर अब हम यहाँ स्ट्रक्चर को बनाते हैं बेटा इसके, तो हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव बनाते हैं। ये तो हमारे पास है सल्फाइड आयन, और सल्फाइड आयन की लोकेशन हम जानते हैं। सल्फाइड आयन हमारे पास कहाँ होगा? सल्फाइड आयन होगा कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर होगा, कॉर्नर और फेस के सेंटर पर। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं और सर्किल को बता देते हैं कि ये हमारे पास सल्फाइड आयन है। तो ये हुए हमारे पास सल्फाइड आयन, और फिर से एक क्रॉस भी बना देते हैं। तो ये हमने बना दिया क्रॉस, और क्रॉस को हम बताएंगे कि ये हमारे पास जिंक +2 आयन्स है, ठीक है। तो हम यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं सल्फाइड आयंस को, ये प्लेस कर दिए सल्फाइड आयंस, ठीक। और कॉर्नर पर भी आएंगे और फेस के सेंटर पर भी आएंगे। ये हो गया बेटा, ये फेस का सेंटर, ये अगले फेस का सेंटर हो गया, फिर ये इधर फेस का सेंटर, फिर ये इस फेस का सेंटर, फिर ये इस फेस का सेंटर, और ये इस फेस का सेंटर। ऐसे हो गया हमारे पास। अब जो हम टीवी देखते हैं बेटा, टीवी देखते हैं मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड देखते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारे पास 2 ऑन ईच, यहाँ पर है। तो अब अगर हम जिंक आयन को देखें तो हम क्रॉस से लगाएंगे बेटा। यहाँ आपको मिलेगा, ध्यान रखना ऑल्टरनेट मिलना है, तो ये हमने लगा दिया। यहाँ मिलेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा तो इसके सामने मिल जाएगा, राइट। 2 तो ये हो गए। अब रेड कलर के ऊपर जो हमने क्रॉस लगाया ये वाला, यहाँ है तो इस साइड नहीं है, यहाँ है तो नीचे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑल्टरनेट है। अब यहाँ नहीं है तो एक यहाँ मिलेगा आपको और एक यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेंगे आपको। 2 सामने और 2 अपोजिट सामने, देख सकते हैं। टोटल कितने मिले आपको? 4, क्योंकि टीवी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 का। तो टोटल यू विल गेट 4।